जैसे अभी हमने जाना कि मंगल उच्च का है तो इस तरीके से रिजल्ट देता है और नीच का तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर नॉर्मल देखना चाहे तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि उसका मंगल उच्च का है या नहीं? कुंडली में मंगल जो हम देखते हैं, एक तो डिग्री से देखते हैं, क्योंकि ग्रह की डिग्री 30 होती है। यदि कोई भी ग्रह 10 डिग्री का है तो एक नॉर्मल लेवल पर मानते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, 100 में से 33 चाहिए। उसी प्रकार कुंडली में यदि कोई भी ग्रह यदि हम मानते हैं कि 10 डिग्री का है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, 10 से 20। यदि 10 से कम है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, और यदि आपके 20 से 30 के बीच में तो फिर आपको लेट रिजल्ट देगा। अगर हम बात करें, एक ये तो हम शादी के पर्सपेक्टिव से हमने सोचा, जी। लेकिन अगर हम इसको करियर या बाकी जीवन के जो और संदर्भ हैं उसके प्रीफिक्स में हम इसको सोचें कि जो मांगलिक होते हैं उनको किस तरीके के प्रोफेशन में जाना चाहिए? जो मांगलिक लोग होते हैं वो एक्चुअल क्या है कि मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, वो किसी की दासिता स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर मान लो जैसे आमतौर पर एक आइडियल केस सिनेरियो तो ये है कि मांगलिक के साथ ही शादी हो, जी। और दूसरा ये है कि पहले ही पता लग गया कि मांगलिक है लेकिन जिससे शादी होने वाले है वो नॉन मांगलिक है, या जिससे हो गई है वो नॉन मांगलिक से हो गई है। अब ऐसे लोगों को जीवन में क्या उपाय करने चाहिए जिससे जो वो प्रभाव है वो कम हो सके? ये बहुत लोगों में ये चीज़ें हो जाती हैं और बहुत डर जाते हैं। जैसे पता चल गया कि मेरा विवाह नॉन मांगलिक से हो। मतलब कभी कुंडली दिखाई नहीं, शादी भी होगी सब, फिर सडनली पता लगता है आफ्टर सम ईयर्स। हाँ, वो पता कैसे चलता है? जब विवाद होता है, दोनों की बन रही है, साथ नहीं रहने के प्रयास चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम शादी की बात करते हैं या जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं शादी के समय, तो सबसे पहली एक चीज देखी जाती है मांगलिक। आमतौर पर पंडित जी बोलते हैं कि लड़का मांगलिक या लड़की मांगलिक है, तो मन में एक संदेह उठता है, क्या है मांगलिक? अब तो कुछ अलग से विशेष पूजाएं करानी पड़ेंगी या उपाय कराने पड़ेंगे, नॉर्मल तरीके से ये सब चीजें नहीं होती। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मंगल दोष या मांगलिक है क्या, और हमारे वैवाहिक जीवन में या फिर हमारे जीवन में ये किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने स्टूडियो में हमारे खास मेहमान आचार्य प्रेमानंद शुक्ला जी का, जिनका 15 साल से ज्योतिष का अनुभव है, और आज हम चर्चा करेंगे मंगल दोष के बारे में। नमस्कार आचार्य। नमस्कार जी, राधे राधे। सभी प्रभु भक्ति के दर्शकों को और भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे और मंगलमय आशीर्वाद। सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें और अपने जीवन के लेकर, करियर को लेकर के जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान प्रभु भक्ति यूं ही करता रहे। तो जैसा अभी 2026 शुरू होने वाला है, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2026 शुरू हो चुका होगा, तो मैं चाहता हूं कि 2026 में ये जो लोगों के दिमाग में ऐसी जो चीजें आती हैं कि मंगल दोष या मांगलिक, हम आज इस विषय पे चर्चा करें और लोगों को एक सही जानकारी दें। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक जैसी चीज होती है? क्या ये प्रभाव डालती है? जी बिल्कुल। कुंडली में मंगल जो दोष नहीं होता है, योग होता है। वो योग बनाता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या योग बनेगा। अच्छा योग बनेगा, मध्यम योग बनेगा या श्रेष्ठ योग बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे एक मिथक है कि लोग कहते थे मंगल दोष है, तो ये मंगल दोष नहीं होता है, मंगल योग होता है, जिसको हम लोग वैदिक पद्धति में, भृगु संहिता में, जिसको मांगलिक कहते हैं। कैसे होता है ये, कैसे देखा जाता है कुंडली में? यदि भृगु संहिता के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इससे पता चलता है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि एक लग्न में, एक फर्स्ट हाउस में लग्न, जिसको हम लोग वैदिक पद्धति में कहते हैं, फिर 4th हाउस, 7th, 8th और 12th हाउस में यदि मंगल है तो इसे मांगलिक कहते हैं। जो मंगल का एक योग बन रहा है कि अब इन घरों में मंगल यदि बैठा है तो कौन कौन से योग उस व्यक्ति के साथ बनेंगे, क्या अच्छे योग बनेंगे, क्या बुरे योग बनेंगे, इसी को मांगलिक योग कहते हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है कि अच्छे योग भी बनते हैं इसमें? क्योंकि बिल्कुल आमतौर पर तो ये देखा जाता है ना कि एक आम जनमानस की अगर हम बात करें जी, अगर उनको पता लगता है कि वो मांगलिक हैं या फिर उनके बच्चे में से कोई मांगलिक, उसकी शादी होनी है, तो बड़ा संदेह आ जाता है कि अब तो इसके लिए मांगलिक लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो लोग मांगलिक हैं या उन्हें पता चल गया है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक योग है।
क्या पता अच्छा योग बना रहा हो, क्या मध्यम योग बना रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत तब होती है जब पता चलता है कि इस योग के कारण हमारे जीवन में 2 विवाह का योग बन रहा है, या पति पत्नी के बिछड़ने का योग बन रहा है, या संतान नहीं होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत समझ में आती है। तो ये 3 चीजें इसके कारण हो सकती हैं। हाँ, पर इसके अदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो मांगलिक योग को देते हैं। जैसे मांगलिक व्यक्ति कर्मठ होता है, ऐश्वर्य को पाता है, प्रॉपर्टी को पाता है, और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पाता है कि जिन ऊंचाइयों को साधारण व्यक्ति पा भी नहीं सकता। पर यही लोगों को पता नहीं होता कि मेरी कुंडली का जो मांगलिक है दोष, जिसे लोग कहते हैं, पर ये योग है, कि जो योग एक किस प्रकार का है और इसके समाधान हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 बात करें, जी मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में मंगल है, जी कैसा होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, और ये शादी में कितना प्रभाव डाल सकता है? जो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो वो सप्तम हाउस को देखता है। सप्तम हाउस पत्नी से संबंधित होता है या परिवार से संबंधित होता है। सप्तम हाउस में जब मंगल हो, वो दृष्टि डालता है। यदि मंगल नेगेटिव है या वैदिक पद्धति के अनुसार जिसको कहते हैं नीच का है या कम डिग्री में है, तो वो प्रभाव थोड़े से नेगेटिव देता है, क्योंकि अब इसमें प्रभाव जो होते हैं, जैसे विवाह नहीं होना, हो करके टूट जाना, या फिर हमारे बराबर के तालमेल वाला व्यक्ति नहीं मिलना, ये प्रभाव मंगल वहां से उसको दृष्टिपात करता है। अगर वो नीच का है तो, हाँ फर्स्ट हाउस में नीच का है तो, हाँ कई बार ऐसा भी देखा जाता है ना कि आंशिक मांगलिक या घोर मांगलिक वो इसी उसमें होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंशिक मांगलिक उसे कहते हैं कि जब मंगल मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में है, उसके साथ में बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, कोई सा भी ग्रह बैठा है, तो उसका अंश कम हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में कुछ उपाय करके नॉन मांगलिक व्यक्ति से भी उसका पानी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वो आंशिक है। अंश के द्वारा दान करने के कारण, जाप कराने के कारण, या एक और वैदिक पद्धति में दिया गया है कि इसका कुंभ विवाह, यदि लड़की है तो कुंभ विवाह करा दिया जाए, और लड़का है तो अर्क विवाह करा दिया जाए। ये क्या होता है दोनों? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। लोगों में एक डर बना रहता है कि जो हमारी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है, ये किस प्रकार का योग है। तो मैक्सिमम देखा गया है कि मांगलिक जो पूर्ण मांगलिक योग होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह का योग होता है। जो मतलब घोर मांगलिक बोलते हैं, हाँ हाई मांगलिक है। वैदिक पद्धति में उसको पूर्ण मांगलिक कहते हैं। सिर्फ मंगल उस हाउस में बैठा हो, घर में बैठा हो, तो उसमें 2 विवाह का योग बनता है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों का जब फर्स्ट विवाह हुआ तो बिल्कुल आसानी से नहीं चला, बहुत समस्याएं आई। पर जब वही व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है। तब लोगों में मन में शंका होती है कि जो फर्स्ट विवाह हुआ था उसमें ऐसा क्या था, जो मंगल है वो परिवार को बनाता भी है और परिवार को बिगाड़ता भी है। तो इसलिए मंगल को समझ करके यदि कार्य करें तो बहुत अच्छा होता है। नहीं, हम बात कर रहे थे जैसे कुंभ विवाह। कुंभ विवाह क्या होता है? ये भी एक समय के बाद प्रचलन में आया, जब ऐश्वर्या राय ने कुंभ विवाह किया अभिषेक बच्चन से विवाह करने के लिए, क्योंकि अभिषेक बच्चन नॉन मांगलिक थे और इनके जीवन में 2 विवाह का योग बन रहा था ऐश्वर्या राय जी का। तो काशी से अनगिनत ब्राह्मण बुलाए गए, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए। तब मार्केट में बड़ी चर्चा हुई कि क्या इसको करने से ये योग खत्म हो जाएगा, परंतु वो पूर्ण मांगलिक थी। इस वजह से परिवार में खटपट अभी भी हो रही, सुनने में भी आता है। क्योंकि जब पूर्ण मांगलिक व्यक्ति का विवाह हम नॉन मांगलिक से करते हैं तो खतरा बिल्कुल 100% होता है। मतलब वैवाहिक जीवन सही तरीके से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ अनबन लगी रहे। हाँ, तो अब देखा जाता है कि पूर्ण मांगलिक जो व्यक्ति है और यदि उसका विवाह हमें नॉन मांगलिक से करना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है जो भृगु संहिता बताती है, राजधानी पंचांग बताता है, और अलग अलग बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी इसकी प्रेडिक्शन की है। जैसे कि मान लेते हैं आपके 4th हाउस में मंगल है, अब आपको मांगलिक लड़की नहीं मिल रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में यदि उसी 4th हाउस में राहु, केतु, मंगल या शनि, ये क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, मंगल भी इसी क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आता है, तो यदि इन ग्रहों का उस बालक के या बालिका की कुंडली में बैठे तो उस दोष को वो काट देते हैं और बगैर किसी संकोच के ये विवाह किया जा सकता है।
यानी किसी के 4th हाउस में मंगल है जी और उसके लड़की के 4th हाउस के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठा है हाँ तो फिर ये दोष कट जाता है। बिल्कुल। इस प्रकार से हम देखिए, कोई भी चीज है यदि आपको फायदा कर रही है तो वो नुकसान भी कर सकती है। जैसे हम कार को ड्राइव करते हैं, हमें सुख भी देती है, पर वही कार जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो नुकसानकारी भी है। इसी प्रकार मंगल जो ग्रह है ये आपको शुभ फल भी देता है, परंतु ये आपके यदि कुंडली में इन ग्रहों में बैठा है और उसके उसके ऊपर कोई ग्रह दृष्टि भी डाल रहा है तो वो आपके परिवारों को बिगाड़ता तो इसके लिए कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है? है। मंगल के साथ में शुक्र का देखा जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन को चलाता शुक्र है, सुख देता शुक्र है, परिवार में स्मूथनेस देता है शुक्र है। तो क्या मंगल तो ऑलरेडी हमारी कुंडली में दोष योग उत्पन्न कर रहा है, जिसको दोष कहते हैं लोग, पर क्या शुक्र भी हमारे जीवन के वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए सही स्थिति में बैठा है? क्योंकि इसमें भी कई लोग सोचते हैं कि मांगलिक है पर जीवन सही नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो उसमें पर शुक्र का देखा जाना भी जरूरी है कि वो कहाँ है। और इसके अलावा शुक्र के अलावा कोई और प्लेनेट? मंगल के साथ में तो देखिए राहु केतु शनि भी देखे जाते हैं कि जो हमारा पार्टनर बनने वाला है उसका राहु केतु शनि कहाँ है। कहीं हमारा जैसे मंगल सप्तम हाउस में है, कहीं उसका राहु लग्नेश तो नहीं है, तो राहु जब लग्नेश राहु होगा तो भ्रम पैदा करेगा और केतु आ जाएगा मंगल के साथ, तो ऐसे में परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि कोई नीच ग्रह उस पर दृष्टि डाल करके उसको भ्रमित तो नहीं कर रहा। आमतौर पर एक ऐसी धारणा भी है और कई ऐसे फोटोज और वीडियोस भी देखते हैं कि जी। जो लोग मांगलिक होते हैं तो उनका शादी से पहले किसी पेड़ के साथ विवाह कराया जाता है, फिर उसके बाद उस पेड़ को काटा जाता है। नहीं, ये एक गलत मिथक है। जिस अर्क के वृक्ष के साथ हमारा विवाह कराया जाता है उसका नियम है, भृगु संहिता कहती है कि उसको कहीं लगा दिया जाए, ताकि जैसे उसकी खुशहाली बढ़ेगी उस वृक्ष की, वैसे हमारे जीवन में भी खुशहाली बढ़ेगी। यदि आपने उस वृक्ष को काट दिया या ऐसे ही फेंक दिया, वो सूख गया, तो फिर वो आपके जीवन में शुभ फल नहीं देने वाला, क्योंकि पहला जो आपका विवाह है वो किसके साथ हुआ है? पेड़ के साथ में। और आपने उसको क्या कर दिया? या तो काट दिया है या सुखा दिया है, तो वो आपके जीवन में क्या संदेश देगा? या तो वो जीवन को सुखाएगा। नहीं, इसका जो बेस था वो तो ये था ना कि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपका एक जो विवाह है वो सही नहीं चलेगा, पति या पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ वगैरह हो सकती है। तो इसलिए वो लोग क्या करने लगे कि पेड़ से विवाह किया और उसके बाद काट दिया, कि जो ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट विवाह के अंदर नहीं चलेगा, डेथ हो जाएगी, वो तो हो गया, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। नहीं, देखो पद्धति ये कहती है कि आपने जिससे विवाह किया, ठीक है, वो वृक्ष है, आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको यूं ही फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। काटने का मतलब क्या हुआ? आपने उससे विवाह किया था और आपने उसी को काट दिया। क्या कोई जनरल जीवन में ऐसा कर सकता है? यदि सिद्धांत की बात करते हैं, यदि हम वैदिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसको नहीं काटा जा सकता और ना ही उसको ऐसी जगह फेंका जा सकता है, क्योंकि हम अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी को या पति को ऐसे नहीं फेंक सकते। तो उसको एक सुरक्षित स्थान पर लगा दिया जाए, जैसे उसकी वृद्धि होगी वैसे हमारे जीवन की वृद्धि होगी, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि लोग तो सब सुनी सुनाई और एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, पढ़ता तो कोई नहीं है। अब जब पढ़ेगा नहीं तो भ्रम पैदा होगा। तो जैसे आचार्य जी आपने बताया कि 1, 4, 7, 10 और 12 इसके अंदर अगर मंगल प्रेजेंट है तो मांगलिक होता है। 1, 4, 7, 8, 12। 1, 4, 7, 8, 12 सॉरी जी 1, 4, 7, 8, 12 है ना जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 से 45% जो कुंडली होंगी वो मांगलिक की होंगी। हाँ, आज के समय में होंगी बहुत सारी कुंडलियां हैं जो मांगलिक पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या ये जो योग है अभी भी इफेक्टिव होता है इतना? क्योंकि 10 में से 4 या 5 कुंडलियां तो मांगलिक होंगी, तो फिर लोग इसको इतना मानते हैं अभी आज के समय में, या फिर अब वो प्रचलन बंद हो गया है? ये सबसे अच्छा सवाल आपने किया कि लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और अब क्या मानना चाहिए ये भी? हाँ, जो लगभग 80% लोग हैं वो तो इसको मानने लगे हैं। क्यों? उनके सामने रिजल्ट्स हैं। या तो उनके घर में कोई अप्रिय घटना हुई, या उनके पड़ोस में हुई, या उनके समाज में हुई, तो धीरे धीरे ये तो पता चलने लगा है कि मंगल अनिष्ट कर सकता है। अभी बस लोगों को ये पता नहीं है कि ये शुभ कैसे फल देगा और क्या हमें करना चाहिए। किसी भी पंडित जी के पास गए, अब पंडित जी को तो ज्ञान नहीं है ना,
तो उन्होंने 1, 4, 7, 8, 12 को देखा और कह दिया जी मांगलिक है जी। और कई लोग भ्रम भी पैदा कर दिया, अब इसका विवाह नहीं होगा, 2 विवाह हैं, पति अच्छा नहीं मिलेगा। तो जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है, फिर वो आपके जीवन में भ्रम पैदा करता है। भ्रम पैदा करके आपसे 10-20 हजार रुपए लूट लेता है। करेक्ट, सही बात है। और फिर आप और शंका में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने अब कहीं मान लें कि किसी के पास गया, उसने पूजा भी करा दी, आपका 6 महीने में नहीं हुआ विवाह, तो फिर क्या? मंगल को समझने की जरूरत, ना कि मंगल से डरने की जरूरत है। कैसे समझा जाए मंगल को? मंगल को इस तरीके से समझा जाए कि मंगल हमारा ब्लड का कारक है। जो मांगलिक व्यक्ति होगा, उत्साहवर्धन, गुस्सा तेज आना, ब्लड में विकार होना, एलर्जी होना, तो ये चीजें उस स्वगृहीय होता है, अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। तो जिसमें ये स्वभाव होता है, तो मंगल का मतलब है वो कहता है कि हमारे मन का ही, हमारे मैचिंग का ही व्यक्ति यदि मिल जाए तो मैं सोने पर सुहागा कर दूंगा। क्यों? जब मंगल आपके अच्छे योग में बैठता है, आपको प्रॉपर्टी भी दे, धन का कारक भी है। आपके परिवार को जितना अच्छा मंगल चला सकता है, उतना अच्छा कोई नहीं चला सकता। जितना अच्छा मंगल आपके परिवार को स्मूथनेस देगा, उतना कोई ग्रह नहीं कर सकता। तो लोगों को नेगेटिव तो ज्यादा समझाया जाता है, पर पॉजिटिव नहीं समझाया जाता। मंगल ग्रह जो है 1, 4, 7, 8, 12 में जब बैठता है, जैसे अष्टमेश मंगल है, अष्टम भाव का, ऐसा जो व्यक्ति होता है जीवन में ऊर्जावान होता है, परंतु संकट भी इसके साथ बहुत होते हैं। पर वो व्यक्ति कभी जीवन में हार नहीं मानता, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है और बहुत अच्छे जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। पर वह व्यक्ति सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद हमें मिल रहा है, और कुछ लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अष्टमेश जो मंगल है उसको करियर में टॉप पर तो ले जाएगा, पर उसके लिए उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उसी जगह यदि मंगल लग्नेश हो तो बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त करता है। 4th भाव में हो तो 50-50 करता है। 7th भाव में हो तो ये शिक्षा में अच्छे रिजल्ट आते हैं। 7th भाव का मंगल सिर्फ आपको मैरिज में दिक्कत करता है, बाकी आपकी डिग्री में, बाकी आपके बिजनेस पार्टनरशिप, हाँ, बिजनेस इत्यादि में आपको मजबूती देता है। और अष्टमेश मंगल मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पर तरक्की मिलेगी, और वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। और 12वें में मंगल है, वो 12th हाउस में तो मंगल है, तो फिर वो विदेश के योग बना रहा है, कुछ बड़ा करने के लिए सोचता है, कुछ उसके दायरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल धन से भी संबंधित है और 12वां खर्चे का है। 12th हाउस में यदि बैठा है तो खर्चा, तो फिर वो सोचता भी खर्चे के हिसाब से, क्या मैं छोटा नहीं करूंगा तो मैं बड़ा करूंगा। अब यहाँ पे उच्च और नीच का भी डिफरेंस होता होगा कि जो हमने कवर किया, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बताई, उसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया कि मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है जी। अगर मंगल इन्हीं हाउसेज में अगर नीच का बैठा हो तो क्या होगा? हाँ, जैसे मान लो फर्स्ट हाउस के अंदर नीच का है। जी। हाँ, अब देखिए, मंगल एक वक्री ग्रह है और वो नीच का हो जाए, अब मंगल का जो कारक है वो है ब्लड, तो यदि नीच का है तो दुर्गुणों से भर देगा, गलत संगति की तरफ ले जाएगा, नशों की तरफ ले जाएगा और जीवन में विकार पैदा करेगा। बुरी संगति, बुरे काम करना, इवन कई बार केसेस में देखा गया कि जिनका मंगल नीच का है वो चोरियां भी करते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि मंगल का सबसे मूल सब्जेक्ट है कि वो स्त्रियों या लड़कियों की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है कम उम्र में, क्योंकि ब्लड हाइपर होता है, तो कम उम्र में ही वो रिलेशनशिप चाहता है, उसे वो मिलता नहीं है, और कई बार उन चीजों को पाने के लिए वो गलत कार्य भी करता है यदि नीच का हो। क्योंकि जब नीच का होगा तो जितना वो उन चीजों को पाने की कोशिश करेगा उतनी वो चीजें उससे दूर जाएंगे, दूर होती चली जाएंगी। फिर वो सोचता है कि जब सही रास्ता तो मिल नहीं रहा, तो कहीं वो अपने आसपास खोजता है। कुछ ऐसे लोगों से उस दशाओं में मिल जाते हैं, क्योंकि दशा भी खराब चल रही है, जब समय खराब होता है तो व्यक्ति भी खराब ही मिलेगा। ऐसे ही लोगों से मिलता जो खराब। हाँ, तो फिर वो मिलेगा जो नशा करते होंगे, जो चोरियां करते होंगे, जो परस्त्री गमन करते होंगे, उनमें फंस करके फिर वो अपने करियर को बिल्कुल बर्बाद कर लेता है। ये फर्स्ट हाउस में अगर मंगल नीच का हो। हाँ, वही अगर 4th हाउस में मंगल नीच का हो तो यदि 4th हाउस में मंगल नीच का है तो मंगल उतना ज्यादा विकार पैदा नहीं करेगा, वो मैनेज कर देगा, क्योंकि जो नीच का मतलब ही होता है कि वो दुष्ट, हमारी संगति समझ लो कि दुष्ट व्यक्ति से होगी। तो 4th हाउस का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को थोड़ा सा संभालने की भी कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस का मंगल आपको 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस आपका राजकीय घर, जहाँ पर आपको सुख देता है, राज सत्ता देता है, विदेश जाने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी एजुकेशन के लिए प्रेरित करता है। क्यों? आपका राजसी योग कब बनेगा? जब आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, अच्छा आपका व्यवहार होगा। तो जो मंगल उधर देख रहा है तो वो दृष्टि डाल रहा है सही व्यक्ति के ऊपर, तो वहां से वो बचाएगा। अब 4th हाउस का जो मंगल है वो व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा जितना फर्स्ट हाउस वाला का। हाँ, वही अगर 7th में है तो 7th हाउस में 7th में मंगल नीच, हाँ नीच का है,
तो उसमें सिंपल सा है कि पहली बात तो आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरा है कि ये आपके 3 अटेम्प्ट में आपको परेशान करेगा ही करेगा। 18 से 22, 28 से 32 और 38 से 42। यदि 7th हाउस का मंगल है और नीच का है तो सबसे पहले आपके एजुकेशन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आप उससे बच गए, आपका कोई और ग्रह बलिष्ठ है और आपकी एजुकेशन हो गई तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर पहले तो होने नहीं देगा। अब जब होगा नहीं, व्यक्ति की एज निकल रही है तो फिर वो क्या करता है कि कुछ सोचता है कि किसी भी लड़की से हो तो जाए और फिर वो मंगल वहीं फंसा देता है उसको। क्योंकि मंगल का एक कारण और है, मांगलिक व्यक्ति अफेयर की तरफ, लव की तरफ और दूसरे का प्रेम पाने का बड़ा उत्सुक रहता है, क्योंकि इसको जो भावना है वो तड़प रही होती है। जैसे जैसे ये एज बढ़ेगी वो ब्लड उसको पाने के लिए तड़पता है। तो मंगल जब सप्तमेश मंगल हो तो वो फिर वो सोचता है कि यार किसी से भी तो विवाह हो जाए, या तो रिलेशनशिप के चक्कर में या वैवाहिक जीवन में। और इसी चक्कर में जब कम उम्र में वो किसी से रिलेशनशिप बनाता तो आगे चलकर संतान होने में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि शारीरिक क्षीणता आ जाएगी। अब सप्तमेश है, उसके बाद जब वैवाहिक जीवन में इसने दिक्कतें पैदा की, उसके बाद जब आप सबसे बच गए, परिवार से, एजुकेशन से भी बच गए, आप पारिवारिक क्लेश से भी बच गए, डाइवोर्स से भी बच गए, कि चलो किसी 2 में से एक ने एडजस्टमेंट कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, 80% केसेस में तो ऐसा नहीं होता है, वो इंस्टेंट वाला काम हो जाता है। आज विवाह हुआ, महीने 2 महीने, मोस्टली इसका 3 साल का एक गैप होता है। यदि आपका 3 साल तक डिवोर्स नहीं होता है तो आप अलग हो सकते हो, डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये चाहता है कि ये दोनों व्यक्ति एक छत के नीचे ना रहें। मंगल नीच का मंगल होने नहीं हाँ, देता। हाँ, वो आपको क्या कहेगा कि तुम अलग रह लो, मैं अलग रह लेता हूँ, दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो आपकी जो छत थे, आपसी प्रेम था, वो दूर कर दिया उसने। तो फिर क्या होगा कि आप दूर रह रहे हो पर आपसी प्रेम नहीं है, उसने आपको इनडायरेक्टली पत्नी से अलग कर दिया। जैसे कई लोग करते भी हैं कि भाई नहीं पड़ रही है, अलग रह लो। उसके बाद जब 38 एज होती है तो 2 में से एक को, जो निगेटिव मंगल है, जिसका मांगलिक नहीं है, उसके शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो जाएगी, जो कि उसको प्राणघातक भी होता है। जैसे बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि ब्लड से संबंधित ऐसी कोई बीमारी हो गई जो अब कंट्रोल में नहीं आ रही, और फिर जो नॉन मांगलिक व्यक्ति है उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, नॉन मांगलिक को। इसलिए लोग आज जो डर रहे हैं मंगल को लेकर के, ये कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन बीमारी जो है वो तो मांगलिक को होगी ना, नॉन मांगलिक को होगी। इसका मंगल अपोजिट इफेक्ट करेगा। अच्छा, अगर मंगल नीच का है तो यही प्रॉब्लम पार्टनर को होगी, हमें नहीं होगी। मंगल यदि पॉजिटिव भी होगा तो भी पार्टनर को ही करेगी, खुद पे नहीं करता है ना। ये आपका नुकसान कुछ नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा आपके पार्टनर का। तो ये 3 दशाएं मंगल की होती हैं, इनमें समझदारी रखेंगे तो जीवन आगे। 8वें हाउस का अगर मंगल नीच का हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानी आएंगी? 8th हाउस। हाँ, शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होगा, मानसिक डेवलपमेंट तो होगा पर समय समय पर वो हिलता रहेगा, डिसाइडर नहीं होता। तीसरा है, परिवार में मेलजोल कम बना पाता है, क्योंकि क्रोधी स्वभाव होता है, अपनी इच्छाओं के अनुरूप काम कराना चाहता है। जो इसके इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करेगा उस व्यक्ति से इसका रिलेशन खत्म हो जाता है। एक और क्रिया होती है कि ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिन तक एक ही व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाने में या रिलेशन को मेंटेन करने में सक्षम नहीं होता। किसी से फ्रेंडशिप होगी तो बहुत अच्छी गहरी हो जाएगी, और छूटेगी तो एकदम से छूट जाएगी, एकदम उसमें फंसा नहीं रहेगा। तो ये अष्टम भाव के 8th हाउस के मंगल के व्यक्ति के साथ ही दिक्कतें होती है। पर एक पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति अकेला रहकर भी बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। वही हम बात करें 12वें हाउस का मंगल नीच का हो। 12वें हाउस का मंगल यदि नीच का है तो सबसे पहले तो उसके स्वयं के करियर में वो दिक्कतें उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो 12th हाउस है वो खर्चे से संबंधित है और मंगल धन से संबंधित है। उसकी बनी हुई प्रॉपर्टी मिटा देगा, जो उसकी पैतृक प्रॉपर्टी उसे मिली है वो नहीं रहेगी। दूसरी चीज, मंगल गलत रास्तों पर ले जाएगा, जुआ खेलना, शराब पीना, अपनों से ही विवाद करना। पारिवारिक विवाद के कारण वो व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में आकर के सुसाइड भी कर लेता है। 12th हाउस का मंगल है, क्योंकि जब उसे दिखता है कि अब मेरा कुछ नहीं बचा, मैंने सारे कर्म कर लिए, तो फिर वो सोचता है कि अब बचा ही क्या है, चलो। जैसे कि एक एग्जाम्पल बीच में इंदौर में देखने को मिला कि एक का मंगल नेगेटिव था और एक का नहीं था, नॉन मांगलिक था, एक मांगलिक। तो जैसे ही मैरिज होता है, ये सोनम रघुवंशी राजा रघु, हाँ, एक केस सामने आया था कि पंडित ने पहले ही कह दिया था कि इनका पारिवारिक जीवन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और जैसे ही वो विवाह होता है
वो जो मांगलिक लड़की थी उसके मन में वो फितूर घूमता है, क्योंकि विवाह के बाद तो लड़की ये सोचती नहीं अब मैंने इसी के साथ रहना। वैदिक परंपरा में क्या था, लड़का लड़की को नहीं देखता था और लड़की लड़के को नहीं देखती थी। फिर भी जिससे विवाह हो जाता था तो वो संतुष्टि रखते थे कि चलो हाँ ये मेरा जीवन साथी है, पार्टनर है, अब जो भी मुझे सुख दुख बिताने वो इसी के साथ है। पर सोनम रघुवंशी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसका विवाह हुआ और दोनों के ग्रह आपस में टकराए और उसकी बुद्धि को घुमा दिया। ये तक नहीं देखा कि करोड़पति व्यक्ति है, इतना स्मार्ट है, इतना सब कुछ है, पर मंगल ने जब बुद्धि को भ्रष्ट किया तो आपने सामने देखा एक छपरी सा लड़का जिसके पास कुछ नहीं है और उसके लिए उस व्यक्ति को मार देती है। तो जैसे अभी हमने जाना कि मंगल उच्च का है तो इस तरीके से रिजल्ट देता है और नीच का तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर नॉर्मल देखना चाहे तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि उसका मंगल उच्च का है या नीच का? कुंडली में मंगल जो हम देखते हैं एक तो डिग्री से देखते हैं, क्योंकि ग्रह की डिग्री 30 होती है। यदि कोई भी ग्रह 10 डिग्री का है तो एक नॉर्मल लेवल पर मानते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं 100 में से 33 चाहिए, उसी प्रकार कुंडली में यदि कोई भी ग्रह यदि हम मानते हैं कि 10 डिग्री का है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है 10 से 20। यदि 10 से कम है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, और यदि आपके 20 से 30 के बीच में तो फिर आपको लेट रिजल्ट देगा। इस प्रकार कोई भी ग्रह को आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वो उच्च का है मतलब ये डिग्री वाइज देखा जाएगा। हाँ। 1 से 10 है तो उसको क्या बोले? इसमें 3 चीजें होती हैं। हाँ। उच्च का है, नीच का है या बकरी है। बकरी है। हाँ। इसमें 3 चीजें आती हैं। उच्च का है तो श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, पर रिजल्ट कब देगा, जब वो स्वयं के घर में बैठा हो या लाभ के घर में बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। और ये घर कौन कौन से, क्योंकि राशि वाइज पे डिपेंड करता है ना, हर इसी राशि के अंदर 100 राशि में है तो फिर वो उच्च का होगा। ऐसी कौन सी राशियां होती हैं जिसमें उच्च का होगा? और अब जनरली तो सारे ग्रहों के लिए 1, 4, 7, 8, 12 नेगेटिव ही मानते हैं, परंतु ये भी देखना है कि जो चौथी राशि है क्या उसकी स्वयं की है या फिर उसकी राशि का स्वामी जो है वो चौथे भाव में है, तो फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मंगल के कौन कौन सी खुद की राशियां हैं? मंगल की जो राशियां जैसे हम लोग मानते हैं, मेष का स्वामी मंगल है। हाँ, तो जिन राशियों के स्वामी मंगल होते हैं उनको हम एक पॉजिटिव दायरे में रख सकते हैं। तो जिन राशियों के मंगल पॉजिटिव मंगल स्वामी हैं परंतु वो नेगेटिव किसी घर के साथ में बैठा है, जैसे शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, तो फिर उसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, क्योंकि उन ग्रहों की जो परिकल्पना है, उन ग्रहों के जो स्वभाव हैं वो उसमें मैच कर जाते हैं, क्योंकि ये भी एक बकरी ग्रह है। तो वो राशियों पर डिपेंड करता है कि राशि में बैठा है या राशि के जो स्वामी का घर है उसमें बैठा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अदरवाइज जिस राशि से उसकी मैत्री नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें रिजल्ट अच्छे मिलने मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारी आपसे मित्रता अच्छी है तो आप हमारे घर में हो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर यदि हमारी आपसे मित्रता नहीं है तो फिर आप सोचते हो यार ये कौन व्यक्ति आ गया, आप हमसे बात भी नहीं करना चाहोगे। उसी प्रकार ग्रहों का होता है कि यदि आप निगेटिव ग्रह में घर में बैठे हो तो आपसे बात भी नहीं करेगा और रिजल्ट भी फिर उसी हिसाब से आएंगे। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि एक पर्टिकुलर एज के बाद मंगल दोष या मांगलिक इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जी, क्या ये तो बात सच है? ये लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा मिथक है कि बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि एज ऑफ 28 मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ऐसे कई लोग कहते हैं। 26 या 28 ऐसे हाँ। बोलते हैं कुछ। हाँ। पर मेरा मानना यह है कि जब मंगल आपके एक पर्टिकुलर ग्रह में जन्म से लेकर मृत्यु तक है तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं, जहां तक मेरा लॉजिक कही है या नॉलेज कही है, क्योंकि मंगल वहां पर बैठा है और इस जन्म से है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे एक अमृत का बोतल है और एक जहर का बोतल है। अब इसको आप जहर की बोतल को यदि आप उसके जहर को अमृत में डालने की कोशिश करोगे तो अमृत को भी वो जहर बना देगा। हाँ। तो जो मंगल ग्रह है ये अमृत को भी बनाता है और ये जहर को भी बनाता है। तो मंगल यदि है तो वो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो वहां से हटेगा तो है नहीं, वो जन्म से और मृत्यु तक रहेगा, और जब जब वो अपने प्रभाव में आएगा तो आपको अच्छे और बुरे परिणाम देगा। तो इसलिए मंगल को तो आप ये मत समझिए कि 28 हो गया, 38 हो गया। अभी आपको दिखा दूं कि 50-60 एज भी हो रही है और डिवोर्स कर रहे हैं। बहुत कोशिश करी मैनेज करने, 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, बहुएं भी आ गई, फिर भी अलग हो रहा है। कारण क्या है कि जब वो अपने प्रभाव में आएगा तो आपको अलग करने से नहीं हटेगा, और यही कारण है आजकल डिवोर्स का। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई कि एक सज्जन आए, बोले पंडित जी कुंडली देखनी है। कुंडली प्रेडिक्शन हुआ, मैंने कहा ये मांगलिक है और ये नॉन मांगलिक से विवाह नहीं हो सकता। तो अचानक क्वेश्चन करते कि पंडित जी ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। तो देखो प्रेम तो मंगल नहीं कराए, परंतु मंगल प्रेम को पूर्ण होने नहीं देगा, ये मैंने उनको बताया। तो बोले ये कैसे संभव है, आप तो दोनों 8-10 साल से जानते हैं, अच्छे से एक दूसरे को परख लिया है, अब मंगल क्या ही करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेम आपस में करते हुए रह नहीं सकते तो फिर इसमें कुंडली देखने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों का परिग्रहण होता है और दोनों हनीमून पर जाते हैं, ठीक दूसरे दिन ही दोनों का आपसी विवाद हो जाता है, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाते हैं
वो दोनों सीधे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब वो हमें फोन करते हैं, बोले सर जो आपने कहा था वो सत्य हो गया, वो दोनों लड़का लड़की कोर्ट में खड़े हैं, किसी की सुनने को राजी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि कुछ दिन इनको दूर रखो, कोर्ट केस करने की बजाय दूर रखो, इनकी विचारधाराएं थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। अभी काफी एग्रेसिव है। हाँ, क्योंकि ये तो समझना जरूरी है कि विवाद हुआ क्यों। जब ये 8-10 साल से जानते हैं एक दूसरे को, लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि आजकल सरकार ने शास्त्र के विपरीत ही कर दिया है, तो हमने कहा इनको दूर रखो, कोर्ट कचहरी करना इतना जल्दी ठीक नहीं है, और यदि आपसी मैटर को निपटा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ग्रह तो है कि अभी ये महादशा में, लड़के की अंतरदशा में, तो इतनी जल्दी तो मैचिंग बैठेगी नहीं, क्योंकि दोनों ग्रह टकरा रहे हैं। जब 10 दिन 15 दिन वो लोग घर में रहते हैं तो आपसी विवाद वो अपने माता पिता को बताती है, ये अपने माता पिता को बताते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसे वैसे हुआ। क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि हनीमून पर गए थे, वहां तो कोई प्रॉपर्टी का भी विवाद नहीं है, वहां पर कोई पारिवारिक विवाद नहीं कि मम्मी ने कुछ कह दिया हो, पिताजी ने चाबी छीन ली हो, किसी ने गहने चुरा लिए हो, तो वहां तो ऐसा कुछ मैटर था नहीं। फिर दोनों रहने के लिए राजी क्यों नहीं? तो जब ग्रह, एक व्यक्ति का ग्रह जब दूसरे पर अटैक करता है, क्योंकि विवाह के बाद कहा जाता है कि ग्रह एक दूसरे के ऊपर विपरीत परिस्थिति में प्रभाव डालते हैं। यदि अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव डालेंगे, और बुरे हैं तो बुरा प्रभाव डालेंगे। एक चीज अभी हमने लास्ट में डिस्कस की थी, पॉइंट आया था कि वक्री, रेट्रोग्रेड। जी, अगर मंगल वक्री होता है, वक्री होने का मतलब समझाइए पहले आपकी, क्या होता है वक्री? हाँ, हमने नीच पर बात की और पॉजिटिव पर बात की। अब बात आती है बकरी पर। बकरी का मतलब होता है तेज स्वभाव। जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत गुस्से वाला है, तो शास्त्र में उसको बकरी कहते हैं, बकरी स्वभाव का है। तो मंगल यदि बकरी स्वभाव का है तो उस व्यक्ति के स्वभाव में और तेजी लाएगा वो, मतलब रिजल्ट्स और ज्यादा, अगर कुछ का है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और नीच का है तो फिर और ज्यादा नेगेटिव। नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो मतलब उसके अंदर एक ऐड ऑन कर देता है हाँ और ज्यादा। हाँ, पर बकरी होने के साथ ये भी देखना जब पड़ेगा कि उसके साथ और कोई ग्रह तो नहीं बैठा है, क्योंकि स्वभाव में तेजी होना जरूरी है, पर कहीं वो दूसरे तरफ तो नहीं ले जाएगा, या कहीं कोई मिस हैपनिंग तो नहीं करा देगा। जैसे कि एक घटना घटी सुशांत सिंह पे, आज तक भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति के पास इतना पैसा था, व्यक्ति के पास इतना ऐश्वर्य था, पहचान थी, अच्छी एक्टिंग करता था, फिर भी वो व्यक्ति सडन सुसाइड कर जाता है। जहां तक कि नॉर्मल व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए हम आप ही हैं, हमारे पास 2-4 करोड़ रुपए, उसके पास तो 400 करोड़ थे, हमारे पास 2-4 करोड़ भी तो हम शांति रख लेंगे, चलो ठीक है बहुत है, पर उसने किस कंडीशन में सुसाइड कर लिया? तो जब बकरी ग्रह होता है और व्यक्ति के ऊपर समस्याएं आती हैं, या कोई लैप्स कर जाना, या गुस्से में किसी को मार देना, पता चला कि वो डेथ कर गया, गुस्से में परिवार से विवाद कर लेना, गुस्से में पत्नी से विवाद कर लेना, तो बकरी होना अच्छा है, पर सही डायरेक्शन में हो। तो जैसे शास्त्रों में, गीता में भगवान कहते हैं गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन सही जगह पे। अगर हम बात करें, एक ये तो हम शादी के पर्सपेक्टिव से हमने सोचा जी, लेकिन अगर हम इसको करियर या बाकी जीवन के जो और संदर्भ है उसके प्रीफिक्स में हम इसको सोचें कि जो मांगलिक होते हैं उनको किस तरीके के प्रोफेशन में जाना चाहिए? जो मांगलिक लोग होते हैं वो एक्चुअल क्या है कि मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, वो किसी की दासिता स्वीकार नहीं करना चाहता। ज्यादातर उसकी मेंटेलिटी यही होती है कि कोई से ऐसा काम करूंगा जिसमें मुझे कोई ये ना कहे कि नहीं आपको इतने बजे आना है, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। तो जो मांगलिक व्यक्ति है, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो मोस्टली मंगल खाने का जो व्यापार है, जैसे होटल रेस्टोरेंट इत्यादि, इसकी तरफ ज्यादा प्रेरित करता है। यदि एकादश भाव में बैठा हो, लग्न कुंडली से 11वें भाव में बैठा हो, तो आपको, तो ये हाउस वाइज भी डिपेंड करता है कौन सा प्रोफेशन सही रहे। हाँ, मंगल यदि आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको या तो पैतृक प्रॉपर्टी खूब देगा, या फिर आप अपने कमाए हुए धन से बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लें। फर्स्ट हाउस मतलब अगर हम ऐसे 1 से 12 लेके चले, मान लो हाँ, फर्स्ट हाउस के अंदर अगर मंगल है तो कौन सा प्रोफेशन के लिए जाना शुरू करेगा? फर्स्ट हाउस में तो ये है कि व्यक्ति ये सोचे कि जॉब करनी है, जहाँ चल रहा है वहां पे बिल्कुल सूटेबल रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है कि परिवार को डिफेक्ट करता है, तो वहां पर पारिवारिक स्थिति में कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो जहां वो जिस करियर को उसने डिग्री को कर लिया है वो उसमें कंटिन्यू चलता है, उसमें डिस्टर्बेंस। प्रोफेशन मीन्स कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकता, कोई बड़ी सोच के अनुरूप रिस्क लेने वाला नहीं होता, जो चल रहा है, क्योंकि मंगल वहीं प्रेरित करता है कि भैया मुझे ज्यादा रिस्क वेस्क नहीं लेना। पर वहीं सेकंड हाउस का जो मंगल होता है वो धन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। प्रॉपर्टी का काम कर लो, प्रॉपर्टी खरीद लो और प्रॉपर्टी का काम करो, जिससे ज्यादा धन आय होगी, मतलब ज्यादा धन की तरफ प्रेरित करता है। उसी की जगह थर्ड हाउस का मंगल है तो व्यक्ति परिवार की सामंजस्यता में आता है, व्यापार करने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है, बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ हाउस का मंगल है, वो भी एक
पॉजिटिव साइन देता है कि बहुत अच्छे योग को बनाता है, कि वो दशम भाव को देख रहा है, राजसी योग को देख रहा है, तो वो भी उसको प्रेरित करता है कि हाँ कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे गुण मिलेंगे वो अच्छे लोगों के साथ ही मिलेंगे। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। हाँ, जैसे मैं अपने जीवन से सीखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल का जो फ्रेंड्स लोग था, उनके पिताजी लोग, कोई पुलिस में था, कोई एसएचओ था, एक हमारा फ्रेंड्स बहुत क्लोज था, उसके पिताजी एसपी थे। तब हमारे पास तो इतनी चीजें नहीं होती थी, पर उसको देख के सोचता था कि यार इतना बड़ा मकान अपना भी हो। जब उसके घर जाते थे तो उसकी कार भी देखते थे, उसके पिताजी का भी रहन सहन देखते थे। कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी बड़े होटल के सामने से निकल रहा है, जब हम सब किसी बड़े होटल के सामने से निकलते तो सोचते अरे यार होटल अपना हो, अपना ना हो तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हम जाकर उसमें रह सकें, भोजन कर सकें और अपने परिवार को घुमा सकें। फिर उसी प्रकार मन में आया कि हम जब स्लीपर में सफर करते थे तो लगता था ये एसी के लोग अमीर होते हैं, कभी हमारा जीवन कब ऐसा बनेगा। तो उसके लिए प्रेरित करता रहा। जब एसी में चलने लगे तो फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी में जब आए तो फ्लाइट में। तो मंगल ने वहां से हमको प्रेरित किया कि आपको जीवन में रुकना नहीं है, बहुत कुछ बाकी। ये 4th हाउस मंगल। हाँ, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का जो मंगल है वो संतान से संबंधित होता है, क्योंकि संतान का पक्ष है वो। इसमें दोनों चीजें हैं, ये पॉजिटिव है तो अच्छी संतान देगा, नेगेटिव है तो बुरी संतान भी हो सकती है। प्लस ब्लड का कारक है तो संतान में ब्लड से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। ये कह सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा संकट में आ सकता है। फिफ्थ हाउस में भी मंगल है, उच्च का है तो थोड़े कम समस्याएं देगा, नीच का है तो समस्याएं पारिवारिक बैलेंस को बिगाड़ देगा। 6th हाउस मंगल, सिक्स हाउस मंगल तो रोग, ऋण, रिफू। हाँ, तो आगे वो एकादश भाव को देखता है, तो यदि अच्छा है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यदि बुरा है तो फिर आपको कर्जा कराएगा, जुआ भी खिलाएगा, गलत संगति में भी ले जाएगा, रोग भी पैदा कर देगा, क्योंकि मंगल का ब्लड से रिलेशन है। तो ये सिक्स्थ हाउस का थोड़ा सा ये चीजें करता है। पर अच्छा हो तो फिर 11वें भाव को भी देखता है, धन को भी बनाने की कोशिश करता है, व्यक्ति को वहां पर मॉडिफाई कर देता है कि नहीं हमें गलत नहीं करना, हमें अच्छा करना है, हमें आगे जाना है, हमें पैसा कमाना है। तो ये भी वो रिजल्ट देता है। 7th हाउस मंगल। 7th हाउस पे हम बात कर चुके हैं। हाँ, मतलब ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे इनको कौन सा प्रोफेशन सूट करता, जो मांगलिक होते हैं, पर्पस ये है। हाँ, 7th हाउस पर यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो लग्न को देखता है। जब फ्रंट में दृष्टि को डालता है तो व्यक्ति वहां पर बैठा होने, मंगल जब उसमें बैठा है सप्तम में और लग्न को देख रहा है, तो ज्यादातर कोशिश करता है कि कपड़े के व्यापार को प्रेफर करता है, इजी चाहता है वो। और आजकल के समय में कपड़े का व्यापार इजी है, बाकी चीजें बहुत ट्रिपिकल है। तो वो सोचता है कि चलो कपड़ा तो वहां से लाया, यहाँ दुकान में रख दिया, बेच दिया, हो गया। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहता, ये सब संभव है। तो आमतौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को जब वो शादी के लिए कुंडली दिखाने आते हैं तो उसमें मंगल दोष को कंसीडर करना चाहिए? हाँ, यदि जीवन में अच्छी चीजों को आप इंक्लूड करना चाहते हैं, जीवन में आप ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, आज तक जो हुआ देखो नए युग के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, आज तक जो भी समस्याएं हुई उनको हमने सबने झेल लिया, पर अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नया जीवन हो वो खुशियों से भरा हो, अच्छी संतान से युक्त हो, अच्छे करियर से युक्त हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मंगल के बारे में हम बात चर्चा कर रहे थे, सप्तम का मंगल है या अष्टम का अष्टम का मंगल है, तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं। तो फिर उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आ जाता है कि मंगल कहीं व्यवधान तो नहीं पैदा करेगा क्या, इस जिस व्यक्ति को हम चुनाव कर रहे हैं उसकी जो विचारधारा है क्या हमसे मैच करेगी, क्या उसका परिवार हमारी आगे की जीवन को एक्सेप्टेंसी रखेगा, क्या मेरा स्वभाव एकदम अलग है और उसका स्वभाव कैसा है। कुंडली मिलाने का मेन मकसद होता है कि दो व्यक्तियों के विचार को मिलाना। कुंडली का मतलब ये नहीं है कि मिला दिया जी 18 गुण मिलते हैं कर दो जी। कुंडली का मतलब है कि दो व्यक्तियों के जीवन की खुशियों को देखना, क्या इनके विवाह के बाद जीवन कैसा होगा। अगर मान लो जैसे आमतौर पर एक आइडियल केस सिनेरियो तो ये है कि मांगलिक की मांगलिक के साथ ही शादी हो, जी, और दूसरा ये है कि पहले ही पता लग गया कि मांगलिक है लेकिन जिससे शादी होने वाले है वो नॉन मांगलिक है, या जिससे हो गई है वो नॉन मांगलिक से हो गई है। अब ऐसे लोगों को जीवन में क्या उपाय करने चाहिए जिससे जो वो प्रभाव है वो कम हो सके? ये बहुत लोगों में ये चीजें हो जाती हैं और बहुत डर जाते हैं। जैसे पता चल गया कि मेरा विवाह नॉन मांगलिक से हो, मतलब कभी कुंडली दिखाई नहीं, शादी भी होगी सब, फिर सडनली पता लगता है आफ्टर सम इयर्स। हाँ, वो पता कैसे चलता है, जब विवाद होता है, दोनों की बन रही है, साथ नहीं रहने की प्रयास चल रहे हैं कि पत्नी ने बैग उठाया 6 महीने नहीं आ रही है मायके से, 1 साल नहीं आ रही है। ये घटनाएं जब होने लगती हैं तब वो सोचता है कि यार हो क्या रहा है,
तो फिर वो जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। अब डिपेंड करता है कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास वो गए हैं उनको उन चीजों की कितनी समझ है और क्या वो उसका निर्णय उन्हें देते हैं, उन्हें डराते हैं या उन्हें कंफर्ट करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है आज के समय में वो डराने वाली है, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर यदि मांगलिक का नॉन मांगलिक से विवाह हो गया तो उसमें 2 कारण बहुत मस्त हैं। पहला कारण है, यदि पता चल गया और आपके विवाह के 2 योग बन रहे हैं तो आप उसी पत्नी के साथ में दोबारा फेरे कर लें। एक नया लॉजिक है जो कि मुझे लगता है कि कहीं लिखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता है तो वो दोबारा सेकंड मैरिज में काउंट हो जाएगा। दूसरा चीज, यदि किसी लड़की का ऐसे व्यक्ति से विवाह हो गया है कि वो मांगलिक और पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसी लड़की ठाकुर जी को निमित्त बना करके उनसे दूसरा पाणी ग्रहण कर ले। क्योंकि जिसका स्वामी, जिसका पति जगत का दाता है, तो पर उसका कौन ही क्या बिगाड़ेगा, मंगल क्या, फिर कोई सा भी ग्रह हो उसका क्या बिगाड़ेगा। तो पहला कारक लड़के का, यदि विवाह हो गया है तो उसी पत्नी से दोबारा किया जा सकता है। यदि वो विवाह नहीं करना चाहता है तो फिर उसको मंगल का 1.25 लाख जाप करा ले, पर वैदिक जाप कराए। क्योंकि कई लोगों को मंत्रों की ही जानकारी नहीं है। कौन से मंत्रों से जाप होता है इसका? देखिए, इसमें 2 मंत्र हैं। पहला तो जो मूल ग्रह है जिससे हम परेशान है वो है मंगल, तो मंगल का जो मंत्र है उसका जाप करा लें। और यदि ज्यादा दिक्कतें हो रही है तो फिर महामृत्युंजय का यूज करें। महामृत्युंजय से ये होगा कि दोनों का जो आपसी भेद है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु को टालने के लिए एक महामृत्युंजय ही काम आता है। जैसे मैंने कहा था कि यदि दोनों सब चीजों को झेल गए और अंत में मृत्यु तक जाएंगे तो उसको टालने का एक ही रास्ता है, महामृत्युंजय। अब महामृत्युंजय में भी बहुत बड़ा मंत्र है। या तो ऐसे किसी विद्यालय में जाएं जहां पर वेद पाठी ब्राह्मण रहते हो, वहां पर महामृत्युंजय करें। जैसे काशी चले जाएं, किसी अच्छे विद्वान से भेंट करें विद्यालय में जाकर के, और वेद पाठी ब्राह्मण से यदि आप अनुष्ठान कराते हो तो उसके 100 में 100% रिजल्ट आने के चांस होते हैं। अब बात आती है कि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर 80% ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो नौकरी करने आए थे, कोई लेबर का काम करता था, कोई रिक्शा चलाता था, और उन्होंने देखा कि पंडित के काम में बहुत बढ़िया, एक निमंत्रण भी खा लो तो 500 रुपया तो मिल ही जाते हैं, तो उन्होंने इज्जत भी मिलती है का। उन चीजों को छोड़ करके वो इस मार्ग में आ गए। अब जब ऐसे लोगों से हम मंत्र जाप कराते ना तो वो दीक्षित हैं, ना ही पढ़े लिखे हैं, और ना ही उन्हें मंत्र करने की क्रिया पता है, और वो लोग मंदिरों में बैठे, समाज भरोसा करता है। तो अब यहाँ पर एक मिथक पैदा हो जाता है कि पंडित जी फिर जाएं किसके पास। तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहते हैं कि जब आपको कुछ ना समझ में आए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, आप काशी चले जाइए, वेद विद्यालय में किसी भी प्राचार्य से बात करिए और उनसे कहिए कि मेरा ये कुंडली है। क्योंकि जो विद्यालय में होगा वो एटलीस्ट कम से कम आचार्य होगा या पीएचडी होगा या कोई बड़ी डिग्री से पढ़ा लिखा होगा, तो आपकी कुंडली का सजेशन भी सही करेगा और आपके काम को भी वैदिक विद्यालय में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराएगा और आपके सामने कराएगा। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, मंगल में हनुमान जी का जैसे आप उपाय कर सकते हैं, उनको सिंदूर चढ़ा करके, चोला चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि मंगल जो ग्रह है, यदि इसको अमंगल को टालना है तो जो राम जी के इष्ट हैं वो राम है, और वो राम जी क्या कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी के शरण में चले जाइए, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। तो कहते हैं कि हनुमान जी कैसे दाता हैं कलयुग में, जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। एक दुर्गा जी और एक हनुमान, ये 2 कलयुग में एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले देवता। उज्जैन में एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर जी, वहां पे भी जनरली लोग पूजा कराते हैं, वो क्या लाभकारी होता है इसमें? ये भी उज्जैन का भी बहुत सुनने में भी आता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। आप गए हो वहां पे? नहीं, मैं गया नहीं, पर इसमें एक चीज मैंने सुनी जरूर है। मंगलनाथ में, उज्जैन में मंगल का उतारा होता है, ना कि जाप होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपका मंगल आंशिक है तो आप वहां पर उतारा करा सकते, पर यदि आप पूर्ण इलाज चाहते हैं, इसको आप ऐसे मान लो कि आपको एक जटिल बीमारी है, तो फिर आप पैरासीटामोल से उसका इलाज नहीं कर सकते, फिर तो आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और वो जो आपको गाइडेंस करेगा उससे ही आपका इलाज होगा। तो मंगल आपका किस कंडीशन में है, यदि आंशिक है, कुछ अच्छे ग्रह उसके साथ बैठे हैं, तो आप मंगलनाथ प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, यदि मंगलनाथ आप जाते हैं तो वहां पर फिर आपको ब्राह्मणों को हायर करना चाहिए, मंगल का वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए। क्योंकि पूर्ण फल के लिए कोई भी वैदिक मंत्र आप जपाएंगे तो आपको 1.25 लाख चाहिए। खुद भी कर सकते हैं क्या मंत्र जाप दान ग्रह दोष को दूर करते हैं? बिल्कुल। अब इसको एक चीज समझ लो, आपने क्वेश्चन किया, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि दान क्या है,
जाप क्या है, क्यों करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह अटैक कर रहा है, ग्रह अटैक करता क्यों है? ग्रह इसलिए अटैक करता है कि वो व्यक्ति का जो पूर्व जन्म का पाप है वो उसका पीछा कर रहा है, उसके बनते काम बिगाड़ रहा है। अब पाप को कम करने का क्या जरिया है कि आपके घर में खुशियां आ जाए। तो यदि आप खुशियां लाना चाहते हैं तो फिर आपको खुशियां देनी पड़ेंगी। अब खुशियां कैसे दोगे? वस्त्र दान करिए, अन्नदान करिए, दक्षिणा दीजिए, जूते दान करिए, चप्पल दान करिए, भोजन कराइए। तो जब आप अपने पाप को कम करने के लिए जब आप दान करते हैं, और ये दान कौन सा है? ये पुण्य का दान नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने पाप को कम करने के लिए पाप का दान कर रहे हैं। क्योंकि जब विश्वामित्र जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रघुकुल में चले जाओ और गुरु बन जाओ, जैसे कुल गुरु होते थे ना पहले, तो विश्वामित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा जी। बोले पता है आपको स्वयं विष्णु उनके घर में जन्म लेने वाले हैं। बोले तब भी नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले विश्वामित्र जी आपकी मति मारी गई है, त्रिलोकी का स्वामी उस घर में आने वाला है, तो तुम कहते हो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनका कुल पुरोहित नहीं बनूंगा। तब विश्वामित्र जी ने समझाया कि जब किसी भी यजमान के ऊपर अनिष्ट आता है, उसके ऊपर पाप हावी होता है, उसी घर की परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मानसिक परिस्थिति बिगड़ती है, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती है। उसको बनाने के लिए वो गुरु को याद करता है और वो नाना प्रकार के दान करना प्रारंभ करता है कि उसका पाप कट जाए, पुण्य उदय हो तो वृद्धि हो। तो मैं यदि किसी का पाप का दान लूंगा तो पाप मेरे ऊपर भी हावी होगा। इसीलिए जो ग्रहों का दान है वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को देने के लिए कहा गया है, हर कोई इनका दान नहीं ले सकता। तो जब हम लोग पुण्य करते हैं तो वो ग्रह नॉर्मल हो जाता है। क्यों? हम उस ग्रह की खुशी के लिए करते हैं। किसी खुशी के लिए? यदि आप मंगलवार को कर रहे हैं, मंगल प्रसन्न हो जाएगा, इसने मेरे दिन अच्छा कर्म किया है, मैं खुश हूं इसके ऊपर। शनि के दिन करेंगे तो शनि प्रसन्न हो जाएगा, शुक्र के दिन करेंगे तो शुक्र प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे को खुशी, फिर वही खुशी वो ग्रह आपके घर में देता है। तो दान की ये महिमा है। तो दान दिया जाए किसको? जो उसका अधिकारी हो। अब आपके यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब खाली है और आप किसी 10वीं फेल को रख लेंगे तो क्या करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना? वो आपकी कंपनी को। उसी प्रकार जो दान का अधिकारी है, यदि आपने उसको दान नहीं किया तो आपका दान व्यर्थ हो गया, आपको कोई परिणाम उसके आने वाले नहीं है। मतलब जिसको सही में उस दान की जरूरत है उसी को ही देना चाहिए। हम कोई भी ग्रह का जब दान करते हैं, शनि राहु केतु का तो डाकोत को जाता है, जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं जोशी ब्राह्मण। अब कई लोग जोशी ब्राह्मण को ज्योतिषी ब्राह्मण बोल देते हैं, तो ज्योतिषी नहीं होता, वो जो समाज में आजकल चल रहा है वो है जोशी ब्राह्मण, जिसको कहते हैं डाकोत। यदि इसका दान हम उसको घर में बुला करके अच्छे से उसको बिठा करके और निवेदन करके कि आप इस दान को लेके जाइए और हमको आशीर्वाद दीजिए, वो उसका अधिकारी है। यदि आप डाकोत को दान करते हैं तो 100 में 100% विद इन अ वीक आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा शनि। अब यदि शुक्र का दान करना है तो फिर आप मंदिर में जाएंगे। या उसका एक और चीज है कि देखो, चाय की पत्ती लाल होती है और दूध व्हाइट होता है। मंगल और शुक्र खराब हो, लोगों को चाय पिलाना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया उपाय है। किसी का शनि और बृहस्पति खराब हो और चंद्रमा खराब हो, शनि या चंद्रमा को देख रहा हो, एक बहुत बढ़िया पेटेंट उपाय बता दो, शनिवार के दिन कड़ी और चावल का दान कर दो। कड़ी पीली होती है, चावल व्हाइट होता है, और शनिवार का दिन आपने सेलेक्ट किया, एक साथ आपके 3 ग्रह प्रसन्न हो गए। यदि आप बुधवार का दिन है, आपका कोई ग्रह ऐसा है जो नेगेटिव है और बुध पर भी दृष्टि डाल रहा है, उसको आपको मनाना है। मान लेते हैं सूर्य, अब सूर्य बुध के साथ में दृष्टि डाल रहा है और सूर्य नीच का है, तो आपके प्रभाव को कम करेगा। तब क्या करो, रविवार के दिन गौशाला में जाकर के हरा चारा दान कर दो। तो ये ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जब मिलते हैं तो या तो इनके रत्न धारण कर सकते हैं और या फिर उपाय या पूजा वगैरह पूजा। तो पूजा में मोस्टली आता है कि मंत्र जाप, क्योंकि शंकर भगवान भी पार्वती से कहते हैं रामायण में कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ में मंत्र जाप कराते हैं तो आपका कल्याण होगा। और एक नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का 1.25 लाख मंत्र जाप करा। हाँ, पर कोई भी ग्रह का यदि आपको पूर्ण फल चाहिए तो एटलीस्ट 1.25 लाख हो। और वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, जो वैदिक नहीं है, वेद पाठी नहीं है, संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है आज के समय में कि शुद्ध उच्चारण। इसका एक भागवत में प्रमाण है कि जब देवताओं को बृहस्पति ने त्याग दिया तो देवताओं को अब गुरु तो किसी को धारण करना है। इन्होंने सोचा कि अब चलो किसी को वर्ण करते हैं, तो त्वष्टा का पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप, जो विश्व को एक ही रूप में देखता था। अब इन देवताओं ने इसको गुरु बनाया। अब वो सबको एक दृष्टि में देखे, तो जब हवन करे तो देवताओं के नाम की भी आहुति दे और दैत्यों के नाम की भी आहुति दे। इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया कि तू हमारा भला करना चाहता है कि सबका भला करना चाहता है, क्योंकि दैत्यों के नाम की आहुति पड़ी, वो बलिष्ठ हो जाएंगे, फिर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे।
और इंद्र स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहता। तो एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 12 बार जब उसने मना किया तो एक दिन इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने वज्र मारा और जो तुष्टा का पुत्र विश्वरूप था मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुष्टा ने इस चीज को सुना। अब किसी के पुत्र की हत्या हो जाए और स्वार्थ के लिए हो जाए तो वो क्रोधित हो जाएगा, कोई सा भी व्यक्ति। तुष्टा को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं एक यज्ञ रचाऊंगा, एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो इंद्र को मार। अब यहाँ पर संस्कृत के मेन उच्चारण की बात आती है जो मैं कहना चाहता। तो तुष्टा को बोलना चाहिए इंद्र शत्रु विवर्धस्व, हा का हलंत होना चाहिए। और जब क्रोध में व्यक्ति बोलता है तो मात्राएं इधर की उधर हो जाती है। अब वहां से बोलने से क्रोध में बोले इंद्र शत्रु विवर्धस्व, डबल आ की मात्रा लगाई और परिणाम विपरीत हो गया। क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये होगा कि जो कहना चाहते थे कि ऐसा पुत्र पैदा हो उस यज्ञ से जो इंद्र को मार दे, गति क्या हुई? अब उसका अर्थ का जब अनर्थ हुआ तो उसमें अनर्थ हुआ कि ऐसा पुत्र पैदा हो इस यज्ञ से जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। एक तो मार चुका था, एक और मारा जाए। ये खुद ने गलती करी। संस्कृत का अनुदात उदात कहते हैं। जैसे ग्रामर होता है इंग्लिश का, संस्कृत का ग्रामर होता है जिसको कहते हैं अनुदात और उदात। कुछ शब्द हैं जो दांत से बोले जाते हैं, कुछ जिह्वा से बोले जाते हैं, कुछ होंठ से बोले जाते हैं। तो ये गलती करी थी तुष्टा ने। तो जब हमारे संस्कृत के उच्चारण में ब्राह्मण लोग गलतियां करते हैं या जाप नहीं करते हैं, जाप के समय में मोबाइल चलाते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, गुटखा खाते हैं, अवक्ष खाते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण से यदि आप अनुष्ठान यज्ञ जाप कराते हैं तो उसका परिणाम आप समझ लो 0 है। और कई लोग तो देखते भी रहते, हमने देखा भी है कि पंडित जी बीड़ी पी रहे हैं, यजमान देख भी रहा है, पर ना तो यजमान को कोई फर्क पड़ रहा है और ना पंडित जी को कोई फर्क है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि आपने किसी भी गुटखे का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का पान किया तो आपका मुंह बन गया डस्टबिन। अब आप भगवान को बुला रहे हो, कहां? डस्टबिन में। उस ग्रह के देवता को बुलाना चाह रहे हो, आएगा? चलो हम आप ही हैं, आप बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके एक डस्टबिन के दरवाजे पर बैठ जाएं और मैं निकल रहा हूं वहां से, प्रेमानंद जी जरा सुनो, मैं कहूंगा भाई साहब पागल हो गए, खुद तो डस्टबिन के दरवाजे पर बैठे और मुझे बुला रहे। तो ये शास्त्र की मर्यादा है। शास्त्र कहता है वेद पाठी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ विधि। भागवत कहती है सत्कर्म हो, करने वाला हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, ब्राह्मण हो और वेदों का ज्ञान रखता हो, ऐसे ब्राह्मण से पूजा करानी चाहिए। तो जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे कि मंगल दोष को कितना सीरियसली लेना चाहिए, कितना इफेक्टिव होता है? मैं तो कहता हूं मंगल दोष को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। सही कर्म करें, सही उपाय करें, सही ब्राह्मण से मिले तो मंगल दोष नहीं, वो योग बनाएगा और अच्छे योग बनाएगा। चलिए इसी एड में आप पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मंगल दोष से रिलेटेड कोई सवाल है या कुंडली मिलान से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।